नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंपल नॉलेज में। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जिसमें हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं चक्रवात और प्रतिचक्रवात, यानी कि साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। तो उसके पहले आपको हम एक बात और बता देते हैं कि हमने एंशिएंट हिस्ट्री के सारे टॉपिकों को कवर कर लिया है और उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी एंशिएंट हिस्ट्री प्लेलिस्ट के नाम से। उस पर आप विजिट करके एंशिएंट हिस्ट्री के सारे टॉपिकों को देख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी प्लेलिस्ट बनाए हैं, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक बच गए हैं, यानी कि शेष बचे हैं, जिनको हम कवर कर रहे हैं। तो उसी में से एक टॉपिक है चक्रवात। तो आज की ये वीडियो हम कवर कर लेंगे, उसके बाद एक दो टॉपिक और उसके बचेंगे, तो भी हम कवर करके उसकी भी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चक्रवात और प्रतिचक्रवात, जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने का अवसर मिलते हैं, तो इसे आप ध्यानपूर्वक देखिए। और इस वीडियो में हम आपको इस तरह से समझाएंगे, इस तरह से बताएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा, और हम उन्हीं टॉपिकों को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनेंगे। व्यर्थ चीज़ें नहीं पढ़ना है। ठीक, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, लिखा है यहाँ पर चक्रवात यानी कि साइक्लोन। डिफिनेशन इसकी दी गई है, चक्रवात या प्रभंजन, मतलब इसे प्रभंजन भी कहते हैं, एक निम्न वायुदाब का केंद्र होता है जिसमें हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। तो यहाँ पर यदि हम चक्रवात का शाब्दिक अर्थ निकालें तो चक्र मतलब होता है यानी कि गोलाकार, अवात मतलब यहाँ होती हैं हवाएं, यानी कि हवाओं का एक गोलाकार क्रम ही चक्रवात कहलाता है। तो आपको डिफिनेशन नहीं पूछता है एग्जाम में, आपसे पूछता है कि चक्रवात में केंद्र में निम्न वायुदाब होता है कि उच्च वायुदाब होता है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर इस चीज़ों को मेंशन किया है, डिफिनेशन आप खुद ही लिख सकते हैं। ठीक, तो हमने आपको बताया कि चक्रवात जो होता है एक निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, यानी कि केंद्र में लो प्रेशर होता है, यानी कि निम्न वायुदाब होता है, और इसके बाहर यानी कि चक्रवात जहाँ आता है उसके बाहर जो होता है, या यूँ कहे तो उसकी परिधि में क्या होता है कि उच्च वायुदाब होता है। ठीक, अर्थात चक्रवात के केंद्र से बाहर की तरफ वायुदाब बढ़ता जाएगा और परिधि से केंद्र की तरफ वायुदाब घटता जाएगा। ठीक, तो यदि चक्रवात के केंद्र की हम बात करें तो वहाँ पर निम्न वायुदाब पाया जाएगा और बाहर जो रहेगा वो वहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाएगा। ठीक, तो चक्रवातों की जो दिशा होती है, उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज होती है। ठीक, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी जो परिक्रमण करती है वो पश्चिम से पूर्व करती है, तो उसी के कारण ये चक्रवातों की दिशा जो है उत्तरी गोलार्ध में यानी कि नॉर्थ में वामावर्त हो जाती है और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणावर्त हो जाती है। ठीक, तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। पूछा जाता है कि चक्रवातों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी रहेगी और दक्षिण गोलार्ध में कैसी रहती है। ठीक, अर्थात चक्रवात पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हैं। ठीक, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमने चक्रवात को देख लिया। अब चलिए इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यानी कि आपको वैसे ही मौखिक तौर पर बताते हैं कि इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन यही बनेगा कि चक्रवात के केंद्र में वायुदाब कैसा होता है, निम्न होता है कि उच्च होता है, यानी कि लो प्रेशर होता है या हाई प्रेशर होता है। तो अभी हमने आपको बताया है कि निम्न प्रेशर होता है, यानी कि निम्न वायुदाब होता है चक्रवात के केंद्र में। ठीक, उसके बाद फिर ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि चक्रवात के बाहर यानी कि बाहर की तरफ यदि हम जाएं तो वायुदाब घटता है कि बढ़ता है। तो यदि हम बाहर की तरफ जाएंगे तो वायुदाब बढ़ेगा क्योंकि उच्च वायुदाब होता है, और केंद्र की तरफ जाएंगे तो वायुदाब घटता है। ठीक, उसके बाद इस पूछा जा सकता है कि चक्रवातों की दिशा क्या होती है उत्तरी गोलार्ध में, तो आपको बताना है वामावर्त, और दक्षिणी गोलार्ध में पूछा जाए तो आपको बताना है दक्षिणावर्त। ठीक, ऐसा क्यों होता है? ऐसा पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। ठीक, अर्थात चक्रवात पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हैं। तो आई होप आपको चक्रवात समझ में आया होगा। चलिए अब इनके कुछ टाइप्स ऑफ साइक्लोन देख लेते हैं, यानी चक्रवात के प्रकार कितने हैं। तो चक्रवात बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है और एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है, यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और टेम्परेट साइक्लोन्स। ठीक, तो इसमें हम एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं। ठीक, तो लिखा है यहाँ पर, ये चक्रवात उष्ण कटिबंध क्षेत्रों यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य अर्थात 8 अंश से लेकर 30 अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। ठीक, तो ये जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं ये उष्ण कटिबंध क्षेत्र में पाए जाते हैं, और ये क्षेत्र यदि आप मैप देखेंगे या ग्लोब देखेंगे तो आपको 3 रेखाएं नजर आएंगी, एक कर्क रेखा, बीच में भूमध्य रेखा या जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, और सबसे नीचे आपको मकर रेखा नजर आएगी। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसी में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पाए जाते हैं। ठीक, तो इनका यदि हम अक्षांशों में देखें तो इनका अक्षांश है 8 अंश से लेकर 30 अक्षांशों के मध्य। तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा।
परंतु एक और बात भी है कि 0 अंश से लेकर 8 अक्षांशों के मध्य कोरियालिस बल न होने के कारण चक्रवात नहीं बनते। तो ये क्वेश्चन बनता है पेपर में कि कोरियालिस बल कहाँ पर उपस्थित नहीं होता है, ये भी पूछा जाता है आपसे। तो ये 0 से 8 अक्षांशों के मध्य यानी कि विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर कोरियालिस बल नहीं पाया जाता। ठीक, तो इस कारण वहाँ पर चक्रवात भी नहीं पाए जाते, क्योंकि चक्रवात आने के लिए कोरियालिस बल का होना जरूरी है। ठीक, तो इनकी गति यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की गति जो होती है वो 32 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर तक होती है। तो इनसे जुड़े क्वेश्चन हम देख लेते हैं मौखिक रूप से। तो पहला तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ नहीं पाए जाते। तो आपको बताना है 0 अंश से लेकर 8 अक्षांशों के मध्य कोरियालिस बल न होने के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं पाए जाते। ठीक, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक बनता है, तो ये बनता है 8 अक्षांश से लेकर 30 अक्षांशों के मध्य, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में। ठीक, तो 2-3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सुपर साइक्लोन। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही होगा, सुपर साइक्लोन की बात हमने उसमें की है। तो देख लेते हैं सुपर साइक्लोन क्या होता है। तो लिखा है यहाँ पर कुछ चक्रवातों की गति 200 किलोमीटर होती है जिन्हें सुपर साइक्लोन कहा जाता है। यानी कि इन्हीं चक्रवातों की गति जो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे अभी हमने देखा कि जो एक नॉर्मल चक्रवात होते हैं उनकी गति 32 से 120 किलोमीटर तक होती है, लेकिन जब 120 किलोमीटर से अधिक की गति हो जाती है यानी कि 200 किलोमीटर तक हो जाती है तो उन चक्रवातों को हम सुपर साइक्लोन का नाम दे देते हैं। ठीक, तो जैसा कि भी हाल ही में कुछ चक्रवात आए थे, तो आप उन चक्रवातों को देख लीजिए क्योंकि करंट से रिलेटेड हैं वो सब, तो पूछे जा सकते हैं। ठीक, और ये वीडियो देखने के बाद आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद कंडीशंस हम देख लेते हैं कि चक्रवात आने की क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या दशाएँ हैं। तो पहला है समुद्र सतह का तापमान 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए, यानी कि 27 अंश सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। दूसरा, कोरियालिस बल प्रभावी रहे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ही ऊपर कि कोरियालिस बल ना होने के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात 0 अंश से लेकर 8 अक्षांशों के मध्य नहीं पाए जाते, तो इसलिए कोरियालिस बल का होना जरूरी है। ठीक, तो कोरियालिस बल से मतलब यहाँ पर है कि जो पृथ्वी गति करती है तो उसी के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसे हम कोरियालिस बल का नाम देते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होना चाहिए कि वायु क्षेत्र शांत रहे। ठीक, यानी कि हवाएं जो हैं वो शांत रहनी चाहिए, तो चक्रवात की संभावनाएं बनती हैं। ठीक, तो ये कुछ बेसिकली कंडीशंस हैं। तो इनसे भी जुड़े हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि चक्रवात आने की क्या निम्नलिखित दशाएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो विकल्प में आपको दे देगा समुद्र की सतह का 27 से अधिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कोरियालिस बल प्रभावी रहे कि ना रहे, वायु क्षेत्र शांत रहे या ना रहे। तो ये सब चीज़ें आपको याद रहेंगी तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे यदि क्वेश्चन आते हैं इससे तो। ठीक, तो हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि हमने यहाँ पर अन्य तथ्य लिखा है, इंपॉर्टेंट बनते हैं। हमने यहाँ पर ट्रिपल स्टार भी लगाया, आप देख सकते हैं, तो पेपर के नज़रिए से इंपॉर्टेंट बनता है। तो पहला है कि चक्रवात के केंद्र के क्षेत्र को चक्रवात की आँख, वाताक्ष या चक्षु कहते हैं। ऐसा क्षेत्र सबसे शांत क्षेत्र होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में, पूछा गया था प्री में 2020 में, और वैसे भी कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या पूछे जाते रहेंगे, तो इंपॉर्टेंट बनता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जो चक्रवात का केंद्र होता है, जैसे कि हमने आपको बताया है कि चक्रवात का केंद्र जो होता है वहाँ पर निम्न वायुदाब होता है, तो उसी निम्न वायुदाब को यहाँ पर चक्रवात की आँख कहा जाता है। कहीं कहीं आपको वाताक्ष भी लिखा नजर आएगा, कहीं कहीं चक्षु भी रहते हैं, तो पर्यायवाची है इनकी आँख की, तो आप तीनों ध्यान रखिएगा, आँख, वाताक्ष और चक्षु। तो ऐसा जो क्षेत्र होता है सबसे शांत क्षेत्र होता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है इस तरह से कि चक्रवात के केंद्र में या चक्रवात के केंद्र को क्या कहा जाता है, या इस तरह से पूछ सकते हैं कि चक्रवात में कौन सा भाग जो होता है सबसे शांत होता है, या केंद्र का भाग शांत होता है कि नहीं होता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो आपको बताना है कि चक्रवात के केंद्र को आँख कहते हैं, और आँख जो होता है यानी चक्रवात का जो केंद्र होता है वो सबसे शांत क्षेत्र होता है। ठीक, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम। तो ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, तो कहाँ के नाम से जाना जाता है उसको हम देखते हैं। तो पहला तो अमेरिका है, यानी कि यूएसए में इन चक्रवातों को यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हरिकेन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं हमने ट्रिपल स्टार लगाया है, पूछे गए हैं पेपर में। अभी हाल ही में सीडीएस में पूछा गया था 2021 में, सीडीएस फर्स्ट में, तो आप इसे ध्यान में रखिए। तो अमेरिका में हरिकेन के नाम से जाना जाता है इन्हें। चीन और जापान में टाइफून भी कहते हैं। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली कहा जाता है, और भारत में इसे चक्रवात या काल वैशाखी कहते हैं। तो यदि क्षेत्र की हम बात करें कि जो चक्रवात हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, तो अमेरिका में आप देखेंगे तो कैरेबियन सागर है, वहाँ पर उत्पन्न होता है। चीन और जापान में पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर में इनका उद्गम स्थल है, और ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे तो पूर्वी प्रशांत महासागर में, और भारत में तो आप जानते ही हैं बंगाल खाड़ी है, अरब सागर है और हिंद महासागर है। तो इन 3 जगहों में इनका उद्गम स्थल रहता है। ठीक,
तो एग्ज़ाम में आपको आपसे देश का नाम भी देकर पूछ सकता है, या वो कहाँ पर उत्पन्न होता है उसका भी नाम देकर आपसे पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। अमेरिका में इन्हें हरिकेन कहा जाता है, चीन और जापान में टाइफून कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है, भारत में चक्रवात या काल वैशाखी कहते हैं। ठीक, तो भारत में बंगाल खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में पाए जाते हैं। ठीक, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एक टॉर्नेडो होता है, इसको हमने थोड़ा अलग से मेंशन किया है क्योंकि ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो लिखा है यहाँ पर टॉर्नेडो सर्वाधिक गति वाला ये चक्रवात है। लगभग गति इसकी 300 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो सकती है। तो आप सोच सकते हैं कितना भयानक होता है। यह अमेरिका में पाया जाता है। ठीक, तो ये बहुत अच्छी बात है, भारत में नहीं पाया जाता। तो ये अमेरिका में पाया जाता है और अमेरिका के एक मिसिसिपी घाटी है, वहाँ पर ज़्यादा टॉर्नेडो आते हैं। तो ये बहुत ही भयंकर होते हैं। ये अपने साथ गाड़ियों वगैरह को भी उड़ा लेते हैं, 4 व्हीलर वगैरह। तो बहुत ही भयंकर होते हैं। आप गति से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 300 किलोमीटर से भी अधिक इनकी गति होती है। ठीक, तो ये अमेरिका में पाए जाते हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा। और सर्वाधिक गति वाला चक्रवात है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, तो आप ध्यान में रखिएगा। सेकंड हम देखते हैं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमने देख लिया, अब आपको हम बताते हैं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक, तो लिखा है ये 35 से 65 अंश अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इनका आकार काफ़ी विस्तृत होता है, गति 32 से 48 किलोमीटर तक होती है। ये चक्रवात पछुआ पवनों के साथ पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करते हैं। ठीक, तो जैसा कि हमने उसमें आपको बताया था, लगभग 8 से 30 अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो ये भी लगभग 30 या 35 से लेकर 65 अक्षांशों के मध्य शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात पाए जाते हैं। और इनका जो आकार होता है काफ़ी विस्तृत होता है, यानी कि काफ़ी बड़े आकार के होते हैं, परंतु ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात से थोड़ा कम भयानक होते हैं क्योंकि गति इनकी जो होती है 32 से 48 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। ठीक, और उसके बाद जो इनकी दिशा होती है ये पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करते हैं और पछुआ पवनों के साथ करते हैं। तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इसमें हमने जो जो भी पॉइंट मेंशन किए हैं सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो आप इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। ठीक, तो इस प्रकार हमने चक्रवात को कवर किया। अब हम देखते हैं प्रति चक्रवात यानी कि एंटी साइक्लोन किसे कहते हैं। तो एंटी साइक्लोन प्रति चक्रवात यानी कि जस्ट चक्रवात का उल्टा रहेगा। जो चीज़ें वहाँ पर होंगी वो चीज़ें यहाँ पर नहीं होंगी, तो ये जस्ट उसी का उल्टा होता है। ठीक, तो हमने यहाँ पर लिखा भी है कि ये चक्रवात जो होते हैं ठीक विपरीत होते हैं चक्रवात के। इसमें जो हवाएं होंगी वो केंद्र से परिधि की तरफ चलती हैं। तो उसमें हमने देखा था कि परिधि से केंद्र की तरफ हवाएं चलती हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, केंद्र से परिधि की तरफ हवाएं चलती हैं, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ चलेंगी। ठीक, ये शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी कि शीतोष्णकटिबंधीय जहाँ पर शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है वहाँ पर ये प्रति चक्रवात पाए जाते हैं। ठीक, तो भूमध्य रेखा पर इनकी उत्पत्ति नहीं होती। तो इनकी भी उत्पत्ति जो है भूमध्य रेखा पर नहीं होती क्योंकि कोरियालिस बल नहीं होता। इनकी दिशा जो होती है उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त होती है एवं दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त होती है। तो आप देख सकते हैं जस्ट अपोजिट है। उसमें हमने देखा था उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त, और इसमें क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त होती है एवं दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त होती है। ठीक, तो जस्ट उसी का अपोजिट। तो इस प्रकार से आप एंटी साइक्लोन को भी लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ठीक, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता, पूछा वही चक्रवात ही जाता है और उसके प्रकार पूछे जाते हैं। एंटी साइक्लोन बहुत कम ही पूछा जाता है। तो नोट के माध्यम से हमने यहाँ कुछ मेंशन किया है जो कि इंपॉर्टेंट बनता है, देख लेते हैं। लिखा है यहाँ पर कि सामान्य चक्रवात जैसे हरिकेन आदि की जो गति है वो सैफिर सिम्पसन या साफिर सिम्पसन में, जबकि टॉर्नेडो को फुजीटा स्केल में मापा जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है इनकी गति को जो मापा जाता है किसी यंत्र में। तो जो हरिकेन होते हैं या उससे संबंधित कुछ और चक्रवात हैं टॉर्नेडो को छोड़कर, तो उन सभी चक्रवातों को सैफिर सिम्पसन या साफिर सिम्पसन कुछ भी आप कह सकते हैं मापा जाता है, जबकि जो टॉर्नेडो है उसकी गति फुजीटा स्केल में मापा जाता है। ठीक, तो आप इसे याद रखिएगा। तो अभी तक जिन जिन टॉपिकों को जिन पॉइंटों को हमने कवर किया वो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसमें से हमने ऐसा कुछ भी नहीं डाला है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो, तो इसलिए आप इसे ध्यान में रखिएगा। और वीडियो आप अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो यदि आप अपने आप से एक बार कोशिश करेंगे इसको पढ़ने की, याद करने की, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और इसको पढ़ने के बाद आप करंट से जो भी हाल में साइक्लोन आए हैं, चक्रवात आए हैं, उनको आप करंट से रिलेट कीजिए क्योंकि वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनसे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, परंतु करंट वाले ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो आप इस तरह से इसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिकों के साथ जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में बचे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।